नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में हम आपको बताएंगे अलग अलग खबरों की क्या रही है सच्चाई, और खासतौर से आज जिन खबरों पर नजर रहेगी उन खबरों की पूरी पड़ताल आपको हम बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से रुक कर लेते हैं आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात करेंगे खासतौर से यहाँ पर पश्चिम एशिया में जो संकट नजर आ रहा है, जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है। यानी भारत की जो हम कह सकते हैं जो स्थिति है किस तरीके से वो स्पष्ट होती नजर आई है, क्या भारत का कहना है इस पूरे मामले को लेकर, उसके साथ साथ नजर डालेंगे। अगर बात की जाए इस संघर्ष के बीच, यहाँ पर अब आपको बता दें एक्शन में खामनेई जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आखिर किस तरीके से कमान संभालते ही ईरान में नया नेतृत्व, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से अगर देखा जाए ना सिर्फ पलटवार बल्कि लगातार हम कह सकते हैं बीमारी जो है वो होती नजर आई। और इसके अलावा बात होगी खासतौर से पाकिस्तान की भी, क्योंकि यहाँ भी अगर देखा जाए असर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर से अगर बात की जाए महंगाई की मार कहें या फिर तेल की कमी कहें, हाहाकार जो है वो यहाँ पर अब नजर आ रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से हम यहाँ बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरीके से भारत की जब हम बात कर रहे हैं क्या कुछ असर यहाँ हमने देखा है। और खासतौर से क्योंकि भारत लगातार अपनी बात को अलग अलग स्तर पर प्रमुखता के साथ रखता है अलग अलग मंचों से, और आज खासतौर से जब हम संसद सत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी पश्चिम एशिया में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का जो पक्ष है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रखा। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आइए देखते हैं। Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. तो विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि भारत शांति का पक्षधर रहा है, और यही लगातार संदेश हम आज भी पूरे विश्व को दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हर भारतीय की सुरक्षा जो है वो हमारी उसकी प्रतिबद्धता है, वो हमारी प्राथमिकता है। और इसको लेकर भी लगातार हमने देखा किस तरीके से अलग अलग देशों के साथ बातचीत होती नजर आई। और वहीं दूसरी तरफ इस तनाव के बीच हमने देखा था ऊर्जा भंडारण को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई। लेकिन देश की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या कुछ कहा विदेश मंत्री ने, आइए वो भी सुनते हैं। For our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरीके से मजबूत। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ईरान की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिला, खासतौर से अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को देश की कमान यहाँ पे सौंपी गई, और कमान संभालते ही मुस्तफा एक्शन मोड में भी नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी कहना है कि अमेरिका और इजराइल के विरोधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यानी फिलहाल जो तनाव है वो और बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। जिस तरीके से दोनों देश अगर बात की जाए ईरान और इजराइल के बीच, जिस तरीके से ना सिर्फ जो जंग हमें एक नज़र आती है, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, बमबारी की जा रही है, वो और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए अब एक नया नेतृत्व कहने को अगर ईरान में हम देखें तो यहाँ पर नज़र आ रहा है एक बार फिर खामनेई की अगर बात की जाए, क्योंकि अब ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर जो है मुस्तफा खामनेई को चुन लिया है। मुस्तफा खामनेई की अगर बात की जाए तो आपको बता दें मुस्तफा खामनेई जो कि अयतुल्ला खामनेई के बेटे हैं,
और यहाँ हमने देखा जैसे ही उनको कमान सौंपी गई, एक एक्शन मोड उनका नजर आया। यानी खासतौर से अगर देखा जाए तो बागडोर संभालते ही बमबारी, अलग अलग मिसाइलें या हवाई हमले जो हैं वो हमने देखे। अलग अलग जगहों पर मिसाइलें और गोला बारूद की जो बौछार है वो इजराइल पर की गई। हालांकि दूसरी तरफ से भी जो हम कह सकते हैं जवाबी कार्रवाई चल रही है, लेकिन ईरानी संसद अध्यक्ष का ये बड़ा बयान यहाँ पर फिलहाल सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी, फिलहाल युद्ध के दबाव में सरेंडर नहीं होगा। यानी एक उम्मीद की जा रही थी कि अगर दबाव की स्थिति तो शायद सरेंडर हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। ईरान ने जैसे ही यहाँ पर खामेनेई को अपना नेता चुना, उसके बाद ईरान के संसद अध्यक्ष का ये बयान सामने आता है कि किसी तरह का कोई सरेंडर नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया, उनका कहना था कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के जो विरोधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं खामेनेई जो हैं वो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर हर विरोधी का खात्मा होगा, ये कहना है नेतन्याहू का। और उसकी हमने बानगी भी देखी थी इससे पहले, हालांकि किसी तरह के रहम की गुंजाइश नहीं। यहाँ पे ये सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी तरह का जो रहम है वो यहाँ नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही हथियार डालने वालों को नहीं नुकसान होगा, ये सीधे तौर पर कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो बमबारी की जा रही है, हवाई हमले भी की जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो संघर्ष, जो तनाव है फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच अगर देखें तो यहाँ पर कच्चे तेल के जो दाम हैं उनमें लगातार इजाफा होता भी नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष से कहीं ना कहीं जो कीमतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, और कीमतों में एक बड़ा उछाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 115 प्रति बैरल तक जो कीमतें हैं वो इसकी पहुंच चुकी हैं, और 2022 के बाद ये पहला मौका है जब $100 प्रति बैरल तक जो तेल उत्पादन है उस पर भी इसका असर पड़ा है, और कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंची हैं। 2022 के बाद इस तरह का मौका अब आ रहा है, और इसका जो असर है वो पूरे विश्व पर हम देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इसका जो असर है वो देखा जा रहा है। लेकिन खासतौर से भारत ने, हम कह सकते हैं, अपना रुख जो है आज साफ कर दिया है। हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया किस तरीके से पश्चिम एशिया में जो तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है उस पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हमने देखा किस तरीके से संसद सत्र के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। हालांकि इस दौरान विपक्ष जो है उसने लगातार, यहाँ हम कह सकते हैं, शोरगुल स्थिति जो है वो बनी रही, लेकिन अपनी स्थिति उन्होंने यहाँ पर खुलकर रखी। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत लगातार शांति का पक्षधर रहा है, वैश्विक मंच से लगातार भारत इस बात को कहता आया है, और जो स्थिति पश्चिम एशिया में बनी हुई है आज भी उसको लेकर भारत का जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं संवाद जो है उससे ही रास्ता निकल सकता है, और उसके साथ साथ शांति जो है वो कायम तभी हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन विदेश मंत्री ने दोनों ही सदनों में जो अपने बयान के माध्यम से भारत की नीतियों और भारत के प्रयासों और अब तक की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भारत ने किस तरीके से एक्ट किया है उस सबको रखा, और उसमें उन्होंने विस्तार से दो पक्षों को उजागर किया, जिसमें एक तो भारत के नागरिकों की प्राथमिकता, जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता, और दूसरा जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव ना पड़े उसको लेकर जो निरंतर प्रयास किए गए हैं इस दौरान, उसको लेकर जो जानकारी दी गई जी। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि इन सब के साथ साथ भारत के हितों के साथ साथ भारत इस बात का भी पक्षधर है
कि शांति के माध्यम से समाधान निकले और जो भारत के जो संबंध हैं खाड़ी देशों में या मध्य जो पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनके साथ जी। उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव न हो और जो हमारे मधुर संबंध हैं वो बने रहें। इसके लिए अब तक सरकार ने जो जो प्रयास किए हैं उसका लेखा जोखा दोनों सदनों में रखा। हालांकि उस दौरान विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के कारण सदन में जो स्थिति थी वो गतिरोध की दिखाई दी। ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और जो लोकसभा में अगर हम देखें तो लोकसभा में कार्यवाही के दौरान गतिरोध हुआ और वहाँ पर हमने व्यवधान भी देखा जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। लेकिन विदेश मंत्री ने एक बात साफ कर दी कि जो $200 बिलियन का जो हमारा खाड़ी देशों के साथ जो व्यापार है और तकरीबन 1 करोड़ जो हमारे नागरिक वहाँ पर रहते हैं कामकाज के लिए, ये हमारी प्राथमिकता है और अपने जो हित हैं उनको सुनिश्चित करना और इन हितों के साथ साथ जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उनको बनाए रखना मजबूती के साथ, इस नीति के साथ भारत अब तक इस मामले में आगे बढ़ा है। और उसने इस मामले में जो तमाम देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, यूएई हो, इन सब के साथ जो हेड ऑफ स्टेट है उनके साथ बातचीत की है। और इन बातचीतों में एक ही लक्ष्य है कि जो शांति का रास्ता है उसको अख्तियार किया जाए और बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए। जी बिल्कुल, संवाद जो है अगर वो हो सके तो काफ़ी महत्वपूर्ण, उसी के जरिए शांति स्थापित हो सकती है। हमारे साथ ही दूसरे संवाददाता विशाल बैलिस्टो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से पश्चिम एशिया के इस तनाव को लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जब ये खबर आती है कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर भी मिल चुका है और वो भी हम कह सकते हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ एक्शन मोड में नजर आते हैं, लगातार इजराइल के अलग क्षेत्रों में बमबारी की खबरें सामने आती हैं, लेकिन वहीं अभी इजराइल की अगर बात की जाए तो उसका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो भी विरोधी होगा इजराइल का, अमेरिका का, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं रडार पर फिर से आ सकते हैं अब यहाँ पर। देखिए मुकुल, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और अब यूँ कहें कि बद से बदतर हो गए, क्योंकि जूनियर खमनेई ने जब से कमान संभाली है उन्होंने वादा सादिक पार्ट 4 यानी कि ट्रू प्रॉमिस पार्ट 4 का 4th एडिशन का अनाउंस कर दिया है और उन्होंने तेल अवीव पर हमले तेज़ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार है, 6 महीने तक हम लड़ते रहेंगे। तो जब ईरान की अगर बात की जाए तो वो किसी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है। उधर इसराइल ने भी अपने हवाई हमले बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं और यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि काले धुएँ के गुबार के साथ साथ वहाँ पर काली बारिश भी कई जगह हुई है। ये सब पोल्यूशन की वजह से हुआ है, क्योंकि ईरान ने उसके रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया है। उधर ईरान जो है अमेरिका को क्रिपल करने के लिए जो गल्फ के दूसरे देश हैं जैसे बहरीन, वहाँ पर उन्होंने हमला किया रिफाइनरी के ऊपर और जो यूएस के जो बेसिस हैं जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो हालात हैं ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो गए हैं। तेल के दाम जो है $100 प्रति बैरल तक उछल गए हैं और आगे भी इसका असर देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि ये लड़ाई थमने वाली लगती नहीं है अभी और इसका साफ असर शेयर मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। सोना और चांदी जिस तरह तेज़ी से चढ़े हैं और इसका ये असर पड़ेगा भारत के लिए कि भारत को डॉलर में अगर व्यापार करना है तो रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है और हमारे इंपोर्ट्स पर ज़्यादा असर पड़ेगा। बहरहाल ये पूरे जो हालात हैं वो सिर्फ खाड़ी के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। बिल्कुल विशाल, और उसी वजह से कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर जाहिर तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में जिसका जिक्र आपने किया जिस तरह का इजाफा हुआ है, लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं कि भारत जो है अपना पक्ष बिल्कुल सही तरीके से रखता हुआ सामने आता है। ऋषि, अगर देखा जाए क्योंकि भारत ये जानता है कि किस तरीके से जब पूरे हम दुनिया की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अगर कोई राह दिखा सकता है तो कई ऐसे देश हैं शायद जिनकी उम्मीद भारत से, और उसी वजह से लगातार भारत इस बात को रखता हुआ आया है कि कैसे शांति के साथ, संवाद के साथ एक जो रास्ता है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके जरिए तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और ये जो ऐसा इलाका है इसकी वजह से जो तेल आधारित जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं और जो गतिविधि है वो सीधे तौर से इस मसले पर प्रभावित हो रही हैं और इसी वजह से भारत के संबंध चूँकि ईरान से भी हैं, इसराइल से भी हैं, अमेरिका से भी हैं और जो ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो कुवैत हो, यूएई हो, इन सब के साथ अच्छे संबंध हैं। और हमने देखा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो अपना व्यवहार किया है, वहाँ जो हमले हुए हैं, वैसे में उनकी भी चिंताएं बढ़ी हैं और उन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत निश्चित तौर से एक उम्मीद हो सकता है, क्योंकि
अधिकांश आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ तो अच्छा है, लेकिन तीसरे मुल्क के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। लेकिन भारत का जो रिश्ता है, आज हम कह सकते हैं ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है, और दोनों आज आमने सामने होकर लड़ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर से जहाँ संबंध अच्छे होते हैं वहाँ से एक रास्ता बन सकता है। और हमने देखा है जब जब परिस्थितियाँ खराब हुई हैं पूरी दुनिया में, तो ऐसे मुल्कों के जिनके की संबंध अच्छे रहे हैं, जिनकी भूमिका एक सकारात्मक भूमिका रही है, उनकी ओर दुनिया ने हमेशा देखा है। और भारत एक शांति प्रिय देश है और इसकी कोशिश रही है कि जो अब तक जो भी परिस्थितियां बनी हैं उसका जो समाधान है वो बातचीत के माध्यम से हो। अब चूंकि वहाँ पर स्थिति और दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे में अभी भारत अपने हितों को देखते हुए, अपने नागरिकों के हितों को देखते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था के हितों को देखते हुए जो ऊर्जा का जो हमारा चुनौती है, एनर्जी सेविंग्स की जो चिंताएं हैं, उसको हम कैसे सुनिश्चित कर पाएं, ये भी भारत की चिंताएं हैं। और भारत लगातार इन सब चीज़ों पर नज़र बनाकर अपने लिए एक समाधान तलाश रहा है। ऐसे में दूसरे मुल्क किस तरीके से भारत की सहायता ले सकते हैं, ये आने वाले वक्त में तय होगा। जी बिल्कुल, कैसे उनको जो सहायता की आवश्यकता है, भारत वहाँ भी हम कह सकते हैं कि हमें नज़र आता है। लेकिन अहम बात ये कि जो भी अलग अलग देशों में, खासतौर से खाड़ी देशों में जहाँ भी भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं अपनी प्राथमिकता यहाँ पे हमने देखा विदेश मंत्री ने बताई। और खासतौर से विशाल, अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान का कहना है कि अभी हम युद्ध रोकेंगे नहीं और खासतौर से सरेंडर नहीं करेंगे, जबकि दूसरी तरफ से अगर देखा जाए सरेंडर की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि दोनों देशों को यहाँ झेलना पड़ रहा है। देखिए मुकुल, बात सिर्फ युद्ध रोकने की नहीं है। ईरान ने यह कहा है कि हम 6 महीने तक लड़ाई जारी रख सकते हैं, इतना असला हमारे पास मौजूद है। तो उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि हमारे सीनियर खमनेई ज़रूर नहीं रहे, लेकिन जो जूनियर खमनेई है वो भी किसी से कम नहीं है। और जूनियर खमनेई ने जब से सत्ता संभाली है, उन्होंने ये नया ऐलान किया कि उन्होंने वादा सादिक को अनाउंस कर दिया, उसका 4th एडिशन। और जिस तरह से इसराइल का ये कहना है कि हम जब तक कितने भी आप सक्सेसर ले आओ, हम जब तक पूरा सफाया नहीं कर देते आप वहाँ पर कट्टरपंथियों का, हम रुकने वाले नहीं हैं। और जो नया सक्सेसर आया है खमनेई का दूसरा बेटा, वो भी हमारे लिए खतरा। जी, तो मुस्तबा भी हमारे लिए ख़तरा है, हम उसको ख़तरे के तौर पर देखते हैं और हम उसको भी वैसे ही मारेंगे जैसे हमने खमनेई को मारा था, यानी कि उनके पिता का सफाया किया था। तो ऐसे में हालात अभी आसान नहीं लग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारत अपनी सिचुएशन को किस तरह से डील कर रहा है। अपने लोगों को बचाना है, अपने एनर्जी सिक्योरिटी को देखना है, उसके साथ साथ ईरान से लगातार भारत टच हर मोर्चे पर, यानी हम कह सकते हैं भारत का बड़ा स्पष्ट रुख है और खासतौर से प्राथमिकता जो है हमने पहले से ही अपनी बता रखी है और उसी पर आज भी भारत जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि और विशाल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर से अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस जंग की चपेट में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, वो भी आता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे वजह ये है कि जंग वहाँ पर चल रही है, तनाव वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो महंगाई की मिसाइल है वो आती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप पाकिस्तान की तस्वीरों की बात करें तो सोशल मीडिया पर इस तरह की ना जाने कितनी ही तस्वीरें जो हैं वो नज़र आती हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारें जो हैं पेट्रोल पंप पर नज़र आ रही हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि क्रूड ऑयल जिस तरीके से उसका भाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसका सीधा असर पाकिस्तान में देखा जा सकता है। और इस बीच ये तमाम संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि जो स्थिति बन रही है, क्या उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से यहाँ पर भीख की गुहार लगाता हुआ नजर आएगा IMF या दूसरे तमाम जो आर्थिक बड़े वैश्विक संस्थान हैं उनके सामने। लेकिन फिलहाल की क्या स्थिति है वो आपको और बेहतर तरीके से हम यहाँ बताते हैं, क्योंकि किस तरह का असर पाकिस्तान में यहाँ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, हर एक दिन के साथ उम्मीद की जाती है कुछ बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पर तनाव बढ़ता नजर आता है। लेकिन इसका असर जो है, आप बता दें, दोहरी आर्थिक चुनौती जो है वो अब पाकिस्तान के लिए बनता जा रहा है ये संघर्ष। क्योंकि इसके देखिए, पहले तो जो महंगा क्रूड ऑयल है और उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही किस तरीके से हम कह सकते हैं खोखली है, हिली हुई है। तेल की महंगी कीमतों की जो एक बड़ी मार है वो यहाँ पड़ती हुई नजर आ रही है। जो लोग हैं वो परेशान हैं। खासतौर से मासिक तेल आयात बिल की अगर बात की जाए, इसमें भारी बढ़ोतरी जो है वो नजर आ रही है। और खुद आपको बता दें, पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है। जो लगातार जिस तरीके से अगर हम कच्चे तेल की यहाँ बात करें, उनका कहना है कि $600 मिलियन तक जो बिल है, जो तेल वो आयात करते हैं उसका बिल पहुँच सकता है। और ऐसे में
यहाँ पर आपको बता दें जो उनके पेट्रोलियम मंत्री थे वो भी मौजूद थे, यानी सब लोगों की मौजूदगी में ये जो तथ्य है ये रखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब पाकिस्तान के पास क्या रास्ता बचता है, आखिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? तो उम्मीद ये की जा रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो भीख की गुहार लगा सकता है, मदद की गुहार लगा सकता है, क्योंकि IMF के सामने हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तान झोली फैलाए हुए नजर आता है। शहबाज जो हैं वो जाते हैं और लगातार फंड की मांग करते हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर देखा जाए पहले से ही पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से लड़खड़ाती नजर आती है, लचर नजर आती है। और उसके पीछे की वजह है पहले से ही जो कर्ज है और दूसरी तरफ महंगाई। तो एक दोहरी मार जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर पड़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि तंगी और तेल की कीमतों से निपटने के लिए उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो अपनी झोली फैला सकता है IMF के आगे। और इस बात की पूरी जानकारी जो है आपको बता दें पेट्रोलियम मंत्री ने भी दी कि किस तरीके से ईंधन की बचत की अपील की जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो परेशान हैं, ना सिर्फ कीमतों के चलते बल्कि जिस तरीके से तेल और गैस की जो सप्लाई है वो एक बड़ी चिंता यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि ना तो सप्लाई ढंग से हो पा रही है और उसके साथ साथ जो भाव है वो लगातार आसमान छूते नजर आ रहे हैं। अगर भाव की अगर खास तौर से बात की जाए, पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं उनकी क्या स्थिति रही वो आपको यहाँ बता देते हैं किस तरीके से उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने कीमतों में लगातार यहाँ बढ़ोतरी हमने देखी है और उसी वजह से जनता जो है वो परेशान है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की जो कीमतें हैं वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई नजर आई हैं। और इस दौरान अगर आपको बता दें करीब 55 पाकिस्तानी जो करेंसी है उसमें प्रति लीटर तक कीमत अब तक बढ़ाई जा चुकी है। और उसके बाद जो नई कीमत है वो आप बता दें कि पेट्रोल जो है करीब 321.17 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर अब लोगों को मिल रहा है। इसके साथ साथ एक और तथ्य है, जो हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो करीब 335.86 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है। और ये दाम जो हैं अगर हम पिछले 4 वर्षों की बात करें तो पेट्रोल के दाम जो हैं पाकिस्तान में 55% से अधिक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा डीजल की भी अगर बात की जाए तो डीजल के जो दाम हैं उनमें भी इजाफा हुआ है और डीजल के जो दाम हैं आपको बता दें करीब 43% तक इनमें इजाफा दर्ज किया गया है। जो बढ़ोतरी है वो इसमें दर्ज की गई है। तो ये भी एक आंकड़ा है जो बता रहा है कि किस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जोशी, समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ जो हालात हैं, जो तथ्य है वो सबके सामने हैं और ऐसे में लग यही रहा है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो झोली फैलाए, IMF या जो दूसरे हमारे आर्थिक वैश्विक संस्थान हैं वहाँ पर दस्तक दे सकता है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है इस वक्त, और ख़ासकर भारत के पड़ोस की हम बात करें या इस इलाके की बात करें तो पाकिस्तान जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है उसका सीधा फ़र्क पाकिस्तान में दिख रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और दूसरी ओर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रह कर सैन्य झड़पें वहाँ पर हो रही हैं, तो इसका सीधा फ़र्क कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी जेब पर पड़ रहा है और पाकिस्तान के जो वहाँ की सरकार है उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। और शायद इसीलिए अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों से सरकार अपील करेगी कि आप अपने जो ऑयल का कंजप्शन है, जो पेट्रोलियम का कंजप्शन है, उसमें कमी करें और साथ ही साथ IMF के सामने भी पाकिस्तान झोली फैलाने की पूरी कोशिश अब इसके बाद कर सकता है। जी बिल्कुल, और इस तरह के जो हालात हैं वो फिलहाल यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक और बड़ी दयनीय स्थिति जो है वो पाकिस्तान की यहाँ नजर आती है फिलहाल के हालातों को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बने हुए हैं, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है पाकिस्तान में इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन वहाँ जब पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अब अलग अलग देखिए कई पहलू हैं। एक तो पहले से ही आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हुई पड़ी है, दूसरा जो कच्चे तेल के भाव की हम बात करें उसमें लगातार हमने इजाफा देखा है, किस तरीके से वो लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। महंगाई और ऊपर से तेल की जो कमी है, जो सप्लाई है, वो भी यहाँ पर प्रभावित हो रही है और यही वजह है कि फिर चाहे पाकिस्तान के वित्त मंत्री हो या पेट्रोलियम मंत्री हो, वो जनता को आगाह कर रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है, हलकान है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है बल्कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए यहाँ न्यूज़ पंच में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।